नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई और इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के हर चैप्टर को बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग भाषा में। जैसे आप जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इंडियन पेनल कोड 1860 आईपीसी को रिप्लेस किया है। ये एक नया और मॉडर्न कानून है जिसका मकसद है जस्टिस को फास्ट, फेयर और सिटीजन फ्रेंडली बनाना। मतलब कानून अब ज़्यादा समय के हिसाब से अपडेटेड है और आम लोगों के लिए समझना भी आसान है। अब बात करते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी की। इस चैप्टर का पर्पस है टू प्रोवाइड फॉर अ जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स एंड टू डिफाइन द टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस संहिता। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो चैप्टर 1 हमें बताता है कि ये कानून पूरे भारत में कहाँ और किस पर लागू होता है, और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनीशंस और बेसिक एक्सप्लेनेशन भी देता है जो पूरे संहिता में यूज़ की गई हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सेक्शन 1 से 3 तक जहाँ लिखा है ये संहिता कौन सी डेट से लागू होती है, कहाँ तक इसका इफेक्ट है और कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्सप्लेन्ड इन इजी लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 1 बात करता है कि ये लॉ ऑफिशियली तभी लागू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डेट डिक्लेयर करेगी। अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग डेट भी हो सकती हैं। इस संहिता के अंडर हर व्यक्ति जो इंडिया में या इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई गलत काम करता है उसके लिए इसी लॉ के तहत ही सजा होगी। ये लॉ फॉरेन कंट्रीज़ में किए गए ऑफेंसेस पर भी लागू होता है, जैसे इंडियन सिटीजन्स ने बाहर कोई क्राइम किया हो, इंडियन रजिस्टर्ड शिप्स या एयरक्राफ्ट में कोई ऑफेंस हुआ हो, या कोई साइबर क्राइम इंडिया के कंप्यूटर्स को टारगेट करता हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 1 Short Title, Commencement and Application. Subsection 1 This act may be called the भारतीय न्याय संहिता 2023. इस क्लोज में बताया गया है कि लॉ का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये ऑफिशियली इस नाम से रेफर किया जाएगा। After that, subsection 2 It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। ये क्लोज स्पेसिफाई करता है कि ये संहिता तभी लागू होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू डेट अनाउंस करेगी। अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग डेट भी डिसाइड की जा सकती हैं। मतलब लो एक ही डेट में पूरी तरह से नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट हो सकता है। आफ्टर दैट subsection 3 Every person shall be liable to punishment under this Sanhita and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India. Subsection 3 बात करता है हर व्यक्ति जो इंडिया में कोई एक्ट या ओमिशन करता है जो इस संहिता के तहत गलत है उसके लिए इसी लॉ के अंदर सजा मिलेगी। दूसरे वर्ड्स में, अगर कोई क्राइम इंडिया में होता है तो उसको सिर्फ इस संहिता के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा और पुराना या अलग लॉ अप्लाई नहीं होगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4 एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 बात करता है कोई व्यक्ति इंडिया के लॉज के अंदर किसी ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसने वो ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट किया तो उसके लिए भी ये संहिता लागू होगी। मतलब इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट किए गए क्राइम्स को फॉरेन कंट्री में भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 5 द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता shall also apply to any offence committed by a any citizen of India in any place without and beyond India, b any person or any ship or aircraft registered in India whatever it may be, c any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India. सबसेक्शन 5 बात करता है उन 3 सिचुएशंस की
जिसमें इंडियन लॉ अप्लाई होता है। नंबर 1, इंडियन सिटीजन्स अब्रोड। अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर कोई ऑफेंस करता है तो ये लॉ उस पर लागू होता है। बी, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। अगर किसी इंडियन रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट में क्राइम होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी पार्ट में हो, ये लॉ लागू होगा। सी, साइबर ऑफेंसेस टारगेटिंग इंडिया। अगर कोई पर्सन बाहर से इंडिया के कंप्यूटर्स या नेटवर्क को टारगेट करता है तो ये लॉ लागू होता है। After that explanation, in this section the word offense include every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this संहिता। एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई करती है कि ऑफेंस में वो सब इंक्लूड होता है जो अगर इंडिया में किया जाता तो पनिशेबल होता। आफ्टर दैट इलिस्ट्रेशन, ए हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। इलिस्ट्रेशन बात करता है ए जो इंडियन सिटीजन है उसने फॉरेन कंट्री में मर्डर किया तो उसको इंडिया में भी ट्रायल और पनिशमेंट मिल सकते हैं। After that subsection 6, nothing in this section shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of Government of India or the provisions of any special or local law। Subsection 6 क्लियर करता है कि ये संहिता आर्मी के म्यूटिनी, डेजर्शन लॉ या किसी भी स्पेशल या लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब जो लॉ स्पेसिफिक सेक्टर्स या सिचुएशंस के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके प्रोविजंस कंटिन्यू रहेंगे। इन शॉर्ट सेक्शन 1 ये क्लियरली डिफाइन करता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का नाम, शुरू होने का तरीका और इसका स्कोप क्या होगा। ये लॉ हर व्यक्ति पर इंडिया में किए गए ऑफेंस के लिए लागू होता है। साथ ही इंडियन सिटीजन्स, इंडियन रजिस्टर्ड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स और साइबर क्राइम्स के लिए भी फॉरेन कंट्रीज़ में लागू की जा सकती है। इसका मकसद ये है कि ये इंश्योर हो कि इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी क्राइम ना सके, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या बाहर। साथ ही ये संहिता किसी स्पेशल या लोकल लॉ या आर्म्ड फोर्सेस के म्यूटिनी, डेजर्शन लॉ को डिस्टर्ब नहीं करती, इसलिए एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक लॉज के प्रोविजंस इंटैक्ट रहेंगे। आफ्टर दैट सेक्शन 2 डेफिनेशंस का पर्पस ये है कि संहिता में जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं उसका स्पष्ट और यूनिफॉर्म मीनिंग डिफाइन किया जा सके। इससे लॉ के इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन नहीं होती और हर क्लॉज को सही कंटेक्स्ट में समझा जा सकता है। बेसिकली ये सेक्शन इंश्योर करता है कि टर्म्स के लीगल सेंसेस क्लियर हों और हर किसी पर सेम तरह से अप्लाई हों। अब बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की। डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। एक्ट का मतलब एक सिंगल काम नहीं है बल्कि एक सीरीज ऑफ रिलेटेड एक्ट्स को भी एक ही एक्ट के रूप में माना जा सकता है। मतलब अगर किसी क्राइम के लिए मल्टीपल स्टेप्स या एक्शंस लिए गए हैं तो उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ही एक्ट के अंडर जज किया जा सकता है। ये क्लैरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि लीगल इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन ना हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचो अगर एक थीफ है, पहले प्लान बनाता है, फिर ब्रेक इन करता है और फाइनली चोरी करता है। ये 3 अलग अलग स्टेप्स हैं लेकिन संहिता के अंदर एक ही एक्ट के रूप में देखा जाएगा। इस डेफिनेशन से ये समझ आता है कि एक्ट का मतलब सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ रिलेटेड कामों को भी एक ही साथ ट्रीट करना है। मतलब अगर किसी क्राइम में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फॉलो अप सब एक सीक्वेंस में हुआ तो ये सब एक ही एक्ट के रूप में जज किए जाएंगे। आईपीसी में भी ये कंसेप्ट सेक्शन 45 में है लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने इसे मॉडर्न क्राइम, साइबर ऑफेंसेस और फॉरेन केसेस के लिए और क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाया है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 एनिमल। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। एनिमल का मतलब है कोई भी लिविंग क्रिएचर जो ह्यूमन बीइंग नहीं है। मतलब ये डेफिनेशन हर नॉन ह्यूमन लिविंग बीइंग को कवर करती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या वाइल्ड। ये क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है ताकि एनिमल रिलेटेड ऑफेंसेस जैसे क्रुएलिटी, पोचिंग या इलीगल ट्रेड क्लियरली इस लॉ के अंडर आएं। आईपीसी में भी सेक्शन 47 में एनिमल का मतलब सिमिलर है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 3
चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। चाइल्ड का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से छोटा हो। ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस जैसे चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग या नेग्लेक्ट को क्लियरली लॉ के अंडर कवर किया जा सके। इससे ये इंश्योर होता है कि हर पर्सन के लिए मिनिमम एज थ्रेशोल्ड डिफाइन हो, जिसके नीचे लॉ उसके प्रोटेक्शन और राइट्स को स्पेशली सेफगार्ड करती है। बीएनएस में ये डेफिनेशन एक्सप्लिसिटली 18 ईयर के नीचे के पर्सन को कवर करती है। आईपीसी में चाइल्ड रिलेटेड प्रोविजंस अलग अलग सेक्शंस में आते हैं, जैसे कि 82 और 83 फॉर एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बीएनएस ने इसे क्लियर और कंसाइज वे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में डिफाइन करके एज बेस्ड प्रोटेक्शन और ऑफेंसेस को एक जगह कवर किया है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 काउंटरफिट। ए पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफिट who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. Explanation 1. It is not essential to counterfeiting that the limitation should be exact. Explanation 2. When a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced. काउंटरफिट का मतलब होता है नकल बनाना या किसी चीज को दूसरी चीज जैसा दिखाना जिसका मेन पर्पस हो धोखा देना, डिसेप्शन करना। अगर कोई इंसान जानबूझकर किसी वस्तु को दूसरी वस्तु जैसा बनाता है और उससे किसी को बेवकूफ़ बनाने या गलत फैसला करने का इरादा रखता है तो वो काउंटरफिटिंग करता है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है कि काउंटरफिटिंग के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होनी जरूरी नहीं है, थोड़ी रिजेम्बलेंस मिलती जुलती होना भी काफ़ी है, जब तक उस रिजेम्बलेंस से किसी को धोखा खाने का चांस हो। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन 2 के मुताबिक अगर कोई पर्सन ऐसी रिजेम्बलेंस क्रिएट करता है जिससे कोई आम आदमी धोखा खा सकता है तो ये माना जाएगा कि उसका इंटेंशन डिसेप्शन का था, जब तक वो प्रूव ना कर दे कि उसका इरादा ऐसा नहीं था। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो कोई आदमी 500 का नकली नोट बनाता है जो असली नोट से मिलता जुलता है, चाहे वो 100% एग्जैक्ट ना हो, लेकिन अगर आम आदमी उसे असली समझ लेता है तो वो काउंटरफिटिंग माना जाएगा। इसके अलावा आईपीसी में ये कंसेप्ट सेक्शन 28 में एग्जिस्ट करता है जहां भी सिमिलर प्रोविजंस हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 कोर्ट। Court means a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially. सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 बात करता है कोर्ट के बारे में। ये कहता है कि कोर्ट एक ऐसा जज या जज का बॉडी है जो लॉ के अंडर जुडिशियल पावर्स के साथ काम कर रहा हो। मतलब सिर्फ तभी वो कोर्ट माना जाएगा जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है, ना कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव काम में। इस डेफिनेशन से ये क्लैरिटी होती है कि जुडिशियल अथॉरिटी और पावर्स किस कंटेक्स्ट में अप्लाई होते हैं। कोर्ट का मतलब है एक जज या जज का बॉडी जो लॉ के अंडर जुडिशियली एक्ट कर रहा है। सिर्फ जुडिशियल काम के लिए एम्पावर किए गए जज या बॉडी कोर्ट के अंडर आएंगे। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचो, एक जज कोर्ट नंबर 5 में केस सुन रहा है और अपना जुडिशियल डिसीजन दे रहा है। इस वक्त जज जुडिशियली एक्ट कर रहा है, मतलब ये कोर्ट के अंडर आता है। अब मान लो वही जज कोर्ट नंबर 5 के कॉन्फ्रेंस रूम में गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है। इस वक्त जज एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है तो ये कोर्ट नहीं माना जाएगा। यहाँ पर कोर्ट नंबर 5 से हम इस सबसेक्शन को याद भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 डेथ। डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। सेक्शन 2(6) बात करता है डेथ का मतलब है ह्यूमन बीइंग की मौत डिफाइन करना जब तक कंटेक्स्ट में कुछ और ना दिखे। ये लॉ में क्लैरिटी देता है कि डेथ रिलेटेड ऑफेंसेस और पेनल्टीज सिर्फ ह्यूमंस के लिए लागू होंगी
और एनिमल या प्लांट की डेथ इस टर्म के अंडर नहीं आती। डेथ का मतलब है ह्यूमन बीइंग की मौत। कंटेक्स्ट अगर कुछ और इंडिकेट करे तो इस डेफिनेशन में चेंज आ सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक रोड एक्सीडेंट में 6 ह्यूमंस की डेथ हो गई। ये केस डेथ के डेफिनेशन के अंडर आएगा और लॉ के तहत इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन पॉसिबल है। अगर 6 एनिमल मर जाते हैं सेक्शन 2(6) के अंडर डेथ नहीं माना जाएगा क्योंकि डेफिनेशन में ह्यूमन बीइंग रिक्वायरमेंट है। इन शॉर्ट, सेक्शन 2(6) डेथ सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए डिफाइन किया गया है, जिससे ऑफेंस और पेनल्टीज का स्कोप क्लैरिटी देता है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ ह्यूमन डेथ के केसेस में लीगल एक्शन पॉसिबल है। आफ्टर दैट, डिसऑनेस्टली means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person. सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिसऑनेस्टली का मतलब डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि कोई भी काम तब डिसऑनेस्ट माना जाएगा जब व्यक्ति का मकसद हो कि किसी एक को रॉन्गफुल गेन देना या किसी दूसरे को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना। इस डेफिनेशन से लीगल क्लैरिटी मिलती है कि ऑफेंसेस में इंटेंट कैसे जज किया जाएगा, सिर्फ एक्ट के बेसिस पर नहीं। डिसऑनेस्टली का मतलब है कुछ करना जिसका मकसद हो रॉन्गफुल गेन किसी एक को या रॉन्गफुल लॉस किसी दूसरे को। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचो, एक पर्सन ने 7 लाख का चेक गलत तरीके से अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। मकसद था अपने लिए रॉन्गफुल गेन और दूसरे पर्सन के लिए रॉन्गफुल लॉस। इसका केस डिसऑनेस्टली के डेफिनेशन के अंदर आएगा क्योंकि एक्ट के साथ साथ इंटेंशन को गेन और लॉस भी प्रेजेंट है। इन शॉर्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिसऑनेस्टली को एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है, जिसमें इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल गेन एंड लॉस क्लियर है। यह इंश्योर करता है कि प्रोसिक्यूशन सिर्फ एक्ट पर नहीं बल्कि इंटेंट पर भी फोकस करे। इसको याद कर सकते हैं जैसे कि 7 लाख का चेक मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। आफ्टर दैट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 डॉक्यूमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि कोई भी मैटर जो लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स या इनका कॉम्बिनेशन यूज करके किसी सब्सटेंस पर एक्सप्रेस किया गया हो या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में हो और जो एविडेंस के लिए यूज किया जा सकता है, वो डॉक्यूमेंट के अंडर आता है। ये डेफिनेशन मॉडर्न कंटेक्स्ट में फिजिकल और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स दोनों को कवर करती है और कोर्ट में यूज होने या ना होने से इसका स्कोप कम नहीं होता। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 डॉक्यूमेंट means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks or by more than one of those means and includes electronic and digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter. सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 बात करता है डॉक्यूमेंट्स की। कोई भी मैटर एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब्ड किसी सब्सटेंस पर लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स के थ्रू या इनका कॉम्बिनेशन यूज करके और जो एविडेंस के लिए यूज हो सकता है। आफ्टर दैट, एक्सप्लेनेशन 1, इट इज इमैटेरियल by what means or upon what substance the letter, figure or marks are formed or whether the evidence is intended for or may be used in a court or not. एक्सप्लेनेशन 1 कहती है ये इमैटेरियल है कि लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स कैसे फॉर्म हुए, किस सब्सटेंस पर हैं या कोर्ट में यूज होंगे या नहीं होंगे। आफ्टर दैट, इलिस्ट्रेशन, a writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract is a document. कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स लिखे गए पेपर पर डॉक्यूमेंट होंगे। आफ्टर दैट, बी, ए चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। चेक एक डॉक्यूमेंट होगा। आफ्टर दैट, सी, अ पावर ऑफ अटर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। पावर ऑफ अटर्नी को डॉक्यूमेंट के अंडर माना जाएगा। ए मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। कोई भी प्लान या मैप एक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। After that, E, a writing containing directions or instructions is a document. Writing containing directions and instructions is treated as a document. After that, explanation 2, whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by mercantile or other uses
shall be deemed to be expressed by such letter, figure or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. एक्सप्लेनेशन 2 कहती है जो भी लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स किसी मर्केंटाइल या अदर यूसेज के हिसाब से एक्सप्रेस हुए हैं वो भी डॉक्यूमेंट में आएंगे, चाहे एक्चुअल वर्ड ना लिखा गया हो। Illustration: A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement, as explained by mercantile uses, is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document and shall be construed in the same manner as if the words pay to the holder or words to that effect had been written over the signature. इलिस्ट्रेशन कहता है ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक पे अपना सिग्नेचर किया और मर्केंटाइल यूसेज के हिसाब से इसका मतलब पे टू द होल्डर है, ये भी डॉक्यूमेंट है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचो एक कंपनी में 8 लोग एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और एक पर्सन चेक इशू कर रहा है। ये सब डॉक्यूमेंट्स के अंडर आएंगे क्योंकि लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स या डिजिटल रिकॉर्ड के थ्रू मैटर एक्सप्रेस हो रहा है और एविडेंस के लिए यूज हो सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 को याद करने का ट्रिक है। 8 लोग एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। यहाँ पर नंबर 8 लोग एग्जाम्पल में दिया गया है, उससे नंबर 8 याद रहेगा। इन शॉर्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स दोनों को कवर करती है और मॉडर्न एविडेंस के लिए रेलेवेंट है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली का मतलब है कि कोई भी एक्ट तब फ्रॉडुलेंट माना जाएगा जब व्यक्ति का मकसद हो किसी को डिफ्रॉड करना, यानी धोखा देकर पैसा, प्रॉपर्टी या कोई बेनिफिट हासिल करना। अगर इंटेंशन डिफ्रॉड का नहीं है तो वो एक्ट फ्रॉडुलेंट नहीं होगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। फ्रॉडुलेंटली का मतलब है कुछ करना जिसका मकसद हो किसी को डिफ्रॉड करना। सिर्फ इंटेंशन टू डिफ्रॉड के साथ ही एक्ट फ्रॉडुलेंट होगा। फ्रॉडुलेंट एक्ट्स में इंटेंशन ही कोर एलिमेंट है, चाहे एक्ट फिजिकली हो या डिजिटली। अगर मकसद डिफ्रॉड का है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचो एक पर्सन ने 9 लाख रुपए का चेक फ्रॉड तरीके से अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया। मकसद अपने लिए गेन और दूसरे के लिए लॉस। ये एक्ट फ्रॉडुलेंट माना जाएगा क्योंकि इंटेंशन टू डिफ्रॉड क्लियरली है। यहाँ पर हम 9 लाख रुपए के चेक से सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 फ्रॉडुलेंटली याद रखेंगे। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जेंडर। BNS सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में जेंडर का मतलब डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि प्रोनाउन ही और उसके डेरिवेटिव्स को किसी भी पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल या कोई ट्रांसजेंडर। ये डेफिनेशन इंश्योर करती है कि लॉ में इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज हो और किसी भी जेंडर के पर्सन के राइट्स और लायबिलिटीज में कंफ्यूजन ना हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जेंडर। The pronoun he and its derivatives are used of any person, whether male, female or transgender. Explanation: transgender shall have the meaning assigned to it in clause K of section 2 of the Transgender Person Protection of Rights Act 2019. सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 बात करता है प्रोनाउन ही और डेरिवेटिव्स जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर का मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के सेक्शन 2 सबसेक्शन के अंडर डिफाइन है। इससे लीगल क्लैरिटी मिलती है कि लॉ में जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या एम्बिग्युइटी ना हो और सबके लिए यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन हो। यह इंश्योर करता है कि हर लीगल प्रोविजन में जेंडर न्यूट्रलिटी और इंक्लूसिविटी हो, लॉ में प्रोनाउंस के मिसयूज ना हो और ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट्स फुली प्रोटेक्ट रहें। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचो एक केस में नोटिस भेजा गया कोर्ट नंबर 10 में और नोटिस में लिखा है ही शैल अपीयर। नोटिस मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर किसी को भी भेजा जा सकता है। यहाँ 10 कोर्ट नंबर से हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जेंडर याद रखेंगे। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 गुड फेथ।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 बात करता है गुड फेथ के मतलब की। ये कहता है कि कोई भी काम या बिलीफ तभी गुड फेथ में माना जाएगा जब वो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ किया गया हो। अगर कोई केयरलेस या नेग्लिजेंट काम किया गया है तो वो गुड फेथ के अंडर नहीं आएगा। इस डेफिनेशन से लीगल क्लैरिटी मिलती है कि सिर्फ ऑनेस्ट इंटेंशन काफी नहीं है, डिलिजेंस भी जरूरी है। लेट्स रीड द डेफिनेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 2 subsection 11 Good faith. Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. Section 2 subsection 11 definition बात करती है एक्ट या बिलीफ की। गुड फेथ में तभी होगा जब ड्यू केयर और अटेंशन प्रेजेंट हो। गुड फेथ में ऑनेस्टी प्लस केयर दोनों चाहिए। अगर कोई काम बिना डिलीजेंस करते हैं तो गुड फेथ नहीं है। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में इम्पोर्टेंट है, जहां इंटेंट और केयरफुलनेस जज की जाती है। इन शॉर्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में गुड फेथ एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है, जहां ऑनेस्टी ड्यू केयर रिक्वायर्ड है। आईपीसी में भी गुड फेथ कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था सेक्शन 52 में, जहां भी डिलीजेंट एंड ऑनेस्ट इंटेंशन कंसिडर किए जाते थे। बीएनएस में इसे और भी क्लियर लैंग्वेज में डिफाइन किया है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 गवर्नमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में गवर्नमेंट का मतलब डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये लीगल क्लैरिटी देता है कि किसी भी प्रोविजन में गवर्नमेंट कौन रिप्रेजेंट करता है और पावर्स, नोटिफिकेशंस और एनफोर्समेंट किस लेवल पर लागू होती हैं। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 बात करता है कि गवर्नमेंट इज इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ये क्लियर करता है कि पावर्स, रूल्स और नोटिफिकेशंस दोनों लेवल्स पर लागू हो सकते हैं। जो भी लीगल प्रोविजन में गवर्नमेंट मेंशन हो वो सेंट्रल या स्टेट दोनों हो सकते हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जिसमें 12 हॉस्पिटल सेलेक्ट किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग अप्रूव कर दी, ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। और स्टेट गवर्नमेंट ने ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन किया, ये भी गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो यहाँ पर 12 हॉस्पिटल से हम याद रखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 इज इक्वल टू गवर्नमेंट। बीएनएस सेक्शन 212 में गवर्नमेंट का स्कोप एक्सप्लिसिटली सेंट्रल और स्टेट के लिए डिफाइन किया है, जिससे लीगल क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी आती है। और आईपीसी में भी सेक्शन 17 में भी गवर्नमेंट का रेफरेंस एग्जिस्ट करता है और सिमिलरली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल है। After that, section 2 subsection 13 हार्बर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में हार्बर का मतलब डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन या ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करके या किसी भी तरीके से हेल्प करके पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट से बचने में मदद करता है तो वो एक्ट हार्बरिंग के अंडर आता है। ये डेफिनेशन लीगल क्लैरिटी देती है कि असिस्टिंग अ फ्यूजिटिव कैसे ऑफेंस बन सकते हैं। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेयंस or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this clause or not, to evade apprehension. सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 बात करता है हार्बर इज इक्वल टू किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट देना जिससे वो एप्रीहेंशन से बच सके। इसमें इंक्लूड्स हैं जैसे कि शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स देना, आर्म्स, एम्यूनिशन या मीन्स ऑफ कन्वेंस प्रोवाइड करना, किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहे वो लिस्टेड आइटम्स में से हो या नहीं। हार्बर का कोर एलिमेंट है इंटेंट टू हेल्प फ्यूजिटिव इवेड लॉ एनफोर्समेंट। अगर हेल्प की मकसद इनोसेंट है जैसे इमरजेंसी, मेडिकल केयर, कंटेक्स्ट देखकर जज डिसाइड करेगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचो एक पर्सन ने ए ने अपने घर में 13 दिन तक फ्यूजिटिव बी को शेल्टर और खाना दिया और उसके लिए बाइक अरेंज की ताकि वो पुलिस से बच सके। ये एक्ट हार्बरिंग के अंडर आएगा। तो यहाँ पर ट्रिक है, उसने 13 दिन तक हार्बर को रखा, मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। तो बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में हार्बर को क्लियरली डिफाइन किया गया है जिसमें असिस्टिंग फ्यूजिटिव इन एनी वे
इज इक्वल टू ऑफेंस। आईपीसी में भी ये कंसेप्ट सेक्शन 52 में एग्जिस्ट करता है, जहां हेल्पिंग समवन इवेड लॉ इज इक्वल टू हार्बरिंग। अब बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 की, इंजरी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में इंजरी का मतलब डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को इल्लीगली कॉज किया गया हार्म, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, रेपुटेशन हो या प्रॉपर्टी हो, इंजरी के अंडर आएगा। ये डेफिनेशन लीगल क्लैरिटी देती है कि हार्म का हर फॉर्म क्रिमिनल लायबिलिटी में कंसिडर किया जा सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 2 subsection 14 injury means any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. Section 2 subsection 14 इंजरी की बात करता है। इंजरी इज इक्वल टू किसी भी हार्म का रिजल्ट जो इलीगल एक्ट के थ्रू हुआ हो। इसके अंदर इंक्लूड्स हैं हार्म्स जैसे बॉडी, फिजिकल इंजरीज लाइक कट्स, बर्न्स एक्सेट्रा, माइंड जैसे मेंटल हेरेसमेंट, इमोशनल ट्रॉमा, रेपुटेशन जैसे डेफेमेशन, फॉल्स एक्यूजेशंस एंड प्रॉपर्टी डैमेज ऑफ बिलोंगिंग्स जैसे थेफ्ट, कॉजिंग लॉस एक्सेट्रा। इंजरी का कोर एलिमेंट है इलीगली कॉज्ड हार्म। हर फॉर्म ऑफ हार्म, फिजिकल, मेंटल, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक पर्सन ने 14 आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज कर दिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स एक्सेट्रा, और साथ में दूसरे को फिजिकली हार्म भी कर दिया। फिजिकली प्रॉपर्टी और मेंटल हार्म सब इंजरी के अंडर आएंगे। तो यहाँ पर 14 आइटम इज इक्वल टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 इंजरी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में इंजरी का स्कोप एक्सप्लिसिटली बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी के लिए डिफाइन किया गया है। आईपीसी में भी सिमिलर कंसेप्ट सेक्शन 44 में एग्जिस्ट करता था, जहां इलीगली कॉज्ड हार्म इज इक्वल टू इंजरी। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 illegally and legally bound to do। सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में इलीगल और लीगली बाउंड टू डू का मतलब डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंगली कोई भी काम इलीगल है अगर वो ऑफेंस है, लॉ से प्रोहिबिटेड है या सिविल एक्शन के बेसिस है, और कोई भी पर्सन लीगली बाउंड टू डू है अगर कोई काम उस पर लॉ के तहत करना रिक्वायर्ड है, और अगर वो काम ना करे तो वो ओमिशन इलीगल हो जाता है। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 जज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 बात करता है जज वो पर्सन है जो ऑफिशियली लॉ के अंडर डेजिग्नेटेड हो और जिसे सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में डेफिनेटिव जजमेंट देने के पावर्स दिए गए हों। ये डेफिनेशन ये भी कवर करती है कि सिंगल जज या किसी बॉडी ऑफ जजेस को लॉ के अंडर जजमेंट देने की अथॉरिटी मिल सकती है। Let's read the section for better understanding. Section 2 subsection 16 judge means a person who is officially designated as a judge and includes a person first who is empowered by law to give in any legal proceedings, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive। और सबसेक्शन 16 कहता है जज इज इक्वल टू ऑफिशियली डेजिग्नेटेड पर्सन जो जजमेंट देने के पावर रखता हो। इसके अलावा क्लोज 1 बात करता है जज वो हो सकता है जो लीगल प्रोसीडिंग्स में डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता हो, या ऐसे जजमेंट जो अपील ना होने पर डेफिनेटिव हो जाएं या कन्फर्मेशन से डेफिनेटिव हो जाएं। आफ्टर दैट क्लोज 2 who is one of a body or persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment। क्लोज 2 कहता है जज वो भी हो सकता है जो बॉडी ऑफ पर्सन्स में हो और वो बॉडी लॉ के अंडर जजमेंट देने के लिए एम्पावर्ड हो। आफ्टर दैट इलिस्ट्रेशन ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। मतलब एक मजिस्ट्रेट जो किसी चार्ज पर फाइन या इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस दे सकता हो, चाहे अपील पॉसिबल हो या ना हो, वो भी जज के अंडर आता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन कोर्ट में जज बन गया और 16 सिविल केसेस के फाइनल डिसीजन दे रहा है, चाहे वो सिंगल जज हो या पैनल का पार्ट हो, जज के डेफिनेशन में आता है। यहाँ पर 16 केसेस से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 इज इक्वल टू जज।
शॉर्ट, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में जज का स्कोप क्लियरली डिफाइन है, जिसमें अथॉरिटी और एम्पावरमेंट पर फोकस है। आईपीसी में सिमिलर कंसेप्ट सेक्शन 19 में एग्जिस्ट करते हैं, जहां जज को डिफाइंड अथॉरिटी के अंडर लीगल पावर्स और जजमेंट देने के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 लाइफ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में लाइफ का मतलब डिफाइन किया गया है। ये बात करता है कि लाइफ का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग की लाइफ, जब तक कंटेक्स्ट में कुछ और क्लियरली ना दिखाया जाए। ये डेफिनेशन इंश्योर करती है कि हर लीगल प्रोविजन में लाइफ का मीनिंग कंसिस्टेंट और ह्यूमन सेंट्रिक होगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। सबसेक्शन 17 में लाइफ का मतलब बताया गया है ह्यूमन बीइंग की लाइफ, जब तक कंटेक्स्ट से कुछ अलग ना समझा जाए। यहाँ पर कोर एलिमेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर कंटेक्स्ट में किसी मशीन, एनिमल या आर्टिफिशियल लाइफ का रेफरेंस हो तो लाइफ का मीनिंग कंटेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये डेफिनेशन मर्डर, होमिसाइड और लाइफ प्रोटेक्शन लॉज के लिए फाउंडेशन है। चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ डेंजर में है और 17 इमरजेंसी रिस्पोंडर्स रेस्क्यू में इन्वॉल्व हैं। यहाँ 17 रिस्पोंडर्स से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 लाइफ। इन शॉर्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में लाइफ का स्कोप क्लियरली ह्यूमन लाइफ तक लिमिटेड है और कंटेक्स्ट में एडजस्ट हो सकता है। आईपीसी में सेक्शन 45 में भी सिमिलर कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहां लाइफ की डेफिनेशन ह्यूमन बीइंग के लिए दी गई है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 लोकल लॉ। यहाँ पर लोकल लॉ का मतलब डिफाइन किया गया है। ये बात करता है कि लोकल लॉ वो लॉ है जो सिर्फ इंडिया के किसी पर्टिकुलर रीजन पे या एरिया में एप्लीकेबल होता है। ये डेफिनेशन इंश्योर करती है कि जियोग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी क्लियर हो और किस रीजन में लॉ लागू होगा ये समझना ईजी हो। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बताया गया है लोकल लॉ इज इक्वल टू सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल लॉ। यहाँ पर कोर एलिमेंट है ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस। अगर लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है वो लोकल लॉ नहीं है। ये प्रोविजन इम्पोर्टेंट है जब रीजनल कस्टम्स, स्टेट स्पेसिफिक रेगुलेशंस या लोकल गवर्नेंस रूल्स कंसिडर किए जा रहे हों। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए इंडिया के 18 विलेजेस में एक स्पेशल वाटर यूज रूल इम्प्लीमेंट किया गया है और ये रूल सिर्फ उन 18 विलेजेस में एनफोर्स होता है। ये लोकल लॉ के अंडर आता है। यहाँ पर 18 विलेजेस से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 लोकल लॉज। इन शॉर्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 में लोकल लॉ का स्कोप क्लियरली रीजनल एप्लीकेबिलिटी तक लिमिटेड है। आईपीसी में सेक्शन 42 में भी सिमिलर कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहां लॉ के जियोग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी डिफाइन किए गए हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 मैन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 में मैन का मतलब डिफाइन किया गया है। ये बात करता है कि मैन का मतलब है कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग किसी भी एज का। ये डेफिनेशन इंश्योर करती है कि मेल ह्यूमंस के लिए लीगल प्रोविजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली एप्लीकेबल हों, चाहे वो माइनर हो या एडल्ट। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 मैन इज इक्वल टू मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। यहाँ पर कोर एलिमेंट है जेंडर प्लस ह्यूमन बीइंग। एज की रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। चाइल्ड या एडल्ट मेल दोनों इंक्लूडेड किए गए हैं इस डेफिनेशन में। इसके अलावा ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है जब स्पेसिफिक मेल सेंट्रिक ऑब्लिगेशंस या ऑफेंसेस कंसिडर किए जा रहे हों। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक सोसाइटी में 19 मेल पार्टिसिपेंट्स एक इवेंट में इन्वॉल्व हैं। ये मैन के अंडर आते हैं। यहाँ पर 19 पार्टिसिपेंट्स से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 इज इक्वल टू मैन। इन शॉर्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 में मैन का स्कोप एक्सप्लिसिटली मेल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ एनी एज तक लिमिटेड है। इसके अलावा आईपीसी में सेक्शन 10 में भी मेल ह्यूमन बीइंग के लिए डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 मंथ एंड ईयर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 बात करता है मंथ और ईयर की। ये सबसेक्शन कहता है कि जब भी लॉ में मंथ या ईयर का जिक्र होगा
तो वो हमेशा ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से समझा जाएगा। ये डेफिनेशन लीगल क्लैरिटी देती है कि डेट्स और टाइम पीरियड्स को कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके। Let's read the section for better understanding. Section 2, subsection 20, month and year means wherever the word month or the word year is used, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the Gregorian calendar. सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 बात करता है मंथ एंड ईयर इज इक्वल टू ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से रिकॉर्ड। यहाँ पर कोर एलिमेंट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम मेजरमेंट्स। अगर लॉ में कोई पीरियड दिया गया है तो वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के बेसिस पर कैलकुलेट होगा, चाहे वो फेस्टिवल, फाइनेंशियल ईयर या लोकल कैलेंडर पीरियड कोइंसाइड करता हो या नहीं। इसके अलावा ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस, डेडलाइंस और टाइम बाउंड प्रोविजंस में। चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोचो एक प्रोजेक्ट 20 मंथ्स में कंप्लीट करना है और स्टार्ट डेट है 1 जनवरी। यहाँ 20 मंथ्स इज इक्वल टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। उदाहरण के थ्रू हम सेक्शन नंबर भी याद कर सकते हैं। इन शॉर्ट BNS सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में मंथ एंड ईयर का स्कोप क्लियरली ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से डिफाइन किया गया है। इसके अलावा IPC में भी ये कंसेप्ट सेक्शन 49 में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर मंथ और ईयर की रेकनिंग ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से की गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 के बारे में, मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन बात करता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हर तरह की प्रॉपर्टी को इंक्लूड करती है जो लैंड या अर्थ से परमानेंटली अटैच्ड ना हो। मतलब लैंड और उससे जुड़ी चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती। ये डेफिनेशन लीगल क्लैरिटी देती है कि कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल है और कौन सी इमूवेबल। इसके साथ साथ कौन से ऑफेंस में कौन सी प्रॉपर्टी को कंसिडर किया जाएगा। Let's read the section for better understanding. Section 2 subsection 21 movable property includes property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. Section 21 define करता है movable property, यानी हर description की property except land और permanently attached items। इसका कोर एलिमेंट है प्रॉपर्टी की मोबिलिटी। चलिए अब मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि व्हीकल्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मनी, ज्वेलरी एक्सेट्रा, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स हैं लैंड, बिल्डिंग्स, ट्रीज अटैच्ड टू लैंड। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ने 21 गोल्ड कॉइन्स और 1 प्लॉट लैंड रखा। 21 gold coins is equal to movable property and plot land is equal to immovable property and immovable property here is excluded। यहाँ पर 21 coins से हम लर्न करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 इज इक्वल टू मूवेबल प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट BNS सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी के स्कोप को क्लियरली लैंड और परमानेंटली अटैच्ड आइटम्स को एक्सक्लूड करके डिफाइन किया गया है। और ये सेक्शन IPC में भी सेक्शन 22 में एग्जिस्ट करता है, जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग और स्कोप डिफाइन किया गया है। अब हम समझते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। BNS सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के मुताबिक वर्ड्स का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म कंटेक्स्ट के हिसाब से समझा जा सकता है। मतलब अगर लॉ में किसी चीज़ को सिंगुलर में बोला गया है तो वो प्लूरल सिचुएशंस में भी लागू हो सकती है और वाइस वर्सा। सबसेक्शन 22 का मेन पर्पस ये है कि लॉ को अननेसेसरीली रिजिड ना बनाया जाए और इंटरप्रिटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि स्मॉल ग्रामेटिकल डिफरेंसेस से लॉ इफेक्ट ना हो। ये सेक्शन लीगल ड्राफ्टिंग और एनफोर्समेंट में क्लैरिटी लाता है और इंश्योर करता है कि लॉ के प्रोविजंस प्रैक्टिकली और ब्रॉडली एप्लीकेबल हों। Let's read this section for better understanding. Section 2 subsection 22 number unless the contrary appears from the context, word importing the singular number include the plural numbers and words importing the plural number include the singular number. Section 2 subsection 22 का कोर कंसेप्ट ये है कि सिंगुलर और प्लूरल के बीच के डिफरेंस को लॉ में प्रॉब्लम ना बनने दिया जाए। जब कभी लीगल कंटेक्स्ट में पर्सन या आइटम लिखा हो तो
तो मल्टीपल पर्सन्स या आइटम्स भी इस डेफिनेशन के अंडर आएंगे, जब तक कंटेक्स्ट क्लियरली अलग ना दिखाया जाए। इसी तरह से अगर टेक्स्ट में पर्सन्स या आइटम्स बोला हो तो सिंगल पर्सन या आइटम भी इंक्लूड होंगे। ये प्रोविजन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है और इंश्योर करता है कि लोग अननेसेसरीली नैरो ना हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 22 लैपटॉप्स के लिए ऑर्डर प्लेस हुआ, लेकिन पहले मंथ में सिर्फ एक लैपटॉप डिलीवर हुआ। यहाँ सिंगुलर प्लूरल का रूल अप्लाई होगा। ऑर्डर लीगली कवर होता है और 1 लैपटॉप भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे 22 लैपटॉप्स से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 इज इक्वल टू नंबर। इन शॉर्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में नंबर का मेन फोकस है फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, जिससे लॉ को प्रैक्टिकल और ब्रॉडली एप्लीकेबल बनाया जा सके। आईपीसी में भी ये कंसेप्ट सेक्शन 9 में डिफाइंड है, जहाँ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स को सिमिलरली इंटरप्रेट किया जाता है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 ओथ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 में ओथ का मतलब डिफाइन किया गया है। इसके मुताबिक ओथ में वो सोलम अफर्मेशन भी इंक्लूडेड है जो लॉ के थ्रू ओथ के सब्स्टिट्यूट हों, और कोई भी डेक्लेरेशन जो लॉ के तहत पब्लिक सर्वेंट के सामने या प्रूफ के लिए रिक्वायर्ड या ऑथोराइज्ड हो, चाहे कोर्ट में हो या ना हो। ये डेफिनेशन इंश्योर करती है कि लीगल प्रोसीडिंग्स में ऑनेस्टी और वेरिसिटी के लिए ओथ एंड अफर्मेशन का प्रॉपर स्कोप क्लियर हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 2 subsection 23 oath includes a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court or not. Section 2 subsection 23 बात करता है लॉ में ओथ सिर्फ भगवान के नाम पर कसम खाना नहीं होता। सबसेक्शन 23 क्लियर करता है कि ओथ का मीनिंग काफ़ी ब्रॉड है। इसमें सोलम अफर्मेशन भी इंक्लूडेड है जो लॉ के थ्रू ओथ के बदले अलो किया जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति धार्मिक रीजन्स की वजह से ओथ नहीं लेना चाहता तो वो अफर्मेशन के थ्रू भी लीगली बात कह सकता है और वो भी ओथ के बराबर ही मानी जाएगी। इसके अलावा कोई भी डेक्लेरेशन जो लॉ के मुताबिक बनाई जाती है और जो किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने दी जाती हो या प्रूफ के पर्पस के लिए यूज होती हो, उसे भी ओथ माना जाता है। ये डेक्लेरेशन कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर, दोनों सिचुएशंस में अप्लाई होती है। सिंपल शब्दों में, अगर लॉ किसी स्टेटमेंट, डेक्लेरेशन या अफर्मेशन को ऑफिशियली प्रूफ के लिए अलो करता है तो वो ओथ के इक्विवेलेंट होती है और उसकी लीगल वैल्यू भी वही होती है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ने 23 डॉक्यूमेंट साइन कर दिए जिसमें हर डॉक्यूमेंट के साथ सोलम अफर्मेशन भी रिक्वायर्ड है। ये ओथ और अफर्मेशन के अंडर आएगा। यहाँ पर 23 डॉक्यूमेंट से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 इज इक्वल टू ओथ। इन शॉर्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 में ओथ का स्कोप क्लियरली डिफाइन है। सोलम अफर्मेशन प्लस लीगली रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन। इसके अलावा आईपीसी में भी ये कंसेप्ट सेक्शन 51 में एग्जिस्ट करता है, जहां भी ओथ और अफर्मेशन के लीगल डिफिनेशंस और यूज एक्सप्लेन किए गए हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफेंस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में ऑफेंसेस का मतलब डिफाइन किया गया है। जनरल रूल के मुताबिक ऑफेंस वो एक्ट हैं जो संहिता के अंडर पनिशेबल हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स और सेक्शंस के लिए ऑफेंस का मतलब वो एक्ट भी है जो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के अंडर पनिशेबल हो। इसका पर्पस ये है कि लीगल क्लैरिटी और एप्लीकेबिलिटी ऑफ पनिशमेंट हर रेलेवेंट केस में इंश्योर हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफेंस except in chapters and sections mentioned in sub clause A and B, the word offense means a thing made punishable by this Sanhita. But A, in chapter 3 and in the following sections, namely subsection 2, 3, 4 and 5 of section 8, section 9, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 119, 120, 123, subsection 7, 8 of section 127, section 222, 230, 231, 240, 248,
250, 251, 259, 260, 261, 262, 263. Subsection 6 and 7 of section 308 and subsection 2 of section 330. The word offense means a thing punishable under this Sanhita or under any special law or local law. सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 बात करता है नॉर्मली जब भी बीएनएसएस में ऑफेंस वर्ड यूज होता है तो उसका सिंपल मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो इस संहिता के अंडर पनिशेबल हो। यानी अगर बीएनएसएस के किसी सेक्शन में किसी एक्ट को क्राइम माना गया है और उसके लिए पनिशमेंट दी गई है तो वो एक्ट ऑफेंस कहलाता है। ये जनरल रूल है जो तब तक अप्लाई होता है जब तक लोग कुछ अलग ना बोले। आफ्टर दैट क्लोज ए में लॉ ने ऑफेंस की मीनिंग को एक्सपेंड कर दिया है। इस क्लोज में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स और सेक्शंस मेंशन किए गए हैं। इन सेक्शंस के कंटेक्स्ट में ऑफेंस सिर्फ बीएनएसएस तक लिमिटेड नहीं होता। यहाँ ऑफेंस का मतलब होता है बीएनएसएस के अंडर पनिशेबल एक्ट या किसी स्पेशल या लोकल लॉ के अंडर पनिशेबल एक्ट्स। सिंपल शब्दों में अगर कोई एक्ट किसी स्पेशल लॉ जैसे एनडीपीएस एक्ट, पोक्सो एक्ट या किसी लोकल लॉ के अंडर पनिशेबल है तो क्लोज ए वाले सेक्शंस में उसे भी ऑफेंस माना जाएगा। यहाँ पनिशमेंट की लेंथ मैटर नहीं करती। आफ्टर दैट क्लोज बी इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 189, सेक्शन 211, 212, 238, 239, 249, 253 and subsection 1 of section 329, the word offense shall have the same meaning when the act punishable under the special law or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months or more, whether with or without fine. अब बात करते हैं क्लोज बी की जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। क्लोज बी में भी कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस लिस्ट किए गए हैं। इन सेक्शंस में ऑफेंस का मीनिंग तभी अप्लाई होता है जब एक्ट किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के अंडर पनिशेबल हो और उस पनिशमेंट में कम से कम 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो। अगर किसी स्पेशल लॉ में सिर्फ फाइन है या जेल 6 महीने से कम है तो क्लोज बी के कंटेक्स्ट में उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ सिर्फ सीरियस ऑफेंसेस को ही इंक्लूड किया गया है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ने 24 डिफरेंट एक्ट्स किए जिसमें 20 एक्ट्स बीएनएस के अंडर पनिशेबल हैं डायरेक्टली ऑफेंस, जबकि 4 एक्ट्स किसी स्पेशल लॉ के अंडर पनिशेबल हैं और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 6 मंथ्स, तो ये भी ऑफेंस के अंदर आएंगे। यहाँ पर 24 एक्ट्स से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इज इक्वल टू ऑफेंस। इन शॉर्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में ऑफेंस का स्कोप क्लियरली डिफाइन है। जनरल बीएनएस एक्ट्स प्लस कुछ स्पेशल एंड लोकल लॉज के एक्ट्स। आईपीसी में भी कंसेप्ट सेक्शन 40 में एग्जिस्ट करता है जहां भी ऑफेंस के स्कोप में पनिशमेंट और एप्लीकेबिलिटी डिफाइन की गई है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 ओमिशन। बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 में ओमिशन का मीनिंग डिफाइन किया गया है। लॉ के मुताबिक ओमिशन सिर्फ एक काम ना करना ही नहीं होता बल्कि कई बार की गई ओमिशन को भी एक ही ओमिशन माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति रिपीटेडली अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो लॉ उसे अलग अलग ओमिशंस की जगह एक कंटिन्यूस ओमिशन के रूप में ट्रीट कर सकता है। इस डेफिनेशन का पर्पस ये है ये इंश्योर करना कि कोई पर्सन ड्यूटी अवॉइड करके टेक्निकल लूप होल्स का फ़ायदा ना उठा सके। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 2 subsection 25 omission denotes as well as a series of omission as a single omission. omission का सिंपल मतलब होता है वो काम जो लॉ के हिसाब से करना जरूरी था लेकिन जानबूझकर या लापरवाही से नहीं किया गया। अगर ये ओमिशन एक बार होता है या बार बार होता है और वो एक ही ड्यूटी से रिलेटेड है तो लॉ उसे सिंगल ओमिशन के रूप में भी ट्रीट कर सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक पब्लिक सर्वेंट की लीगल ड्यूटी है कि वो हर दिन जेल में बंद 25 प्रिजनर्स की मेडिकल रिपोर्ट फॉरवर्ड करे। डे 1 रिपोर्ट नहीं भेजी, डे 2 रिपोर्ट नहीं भेजी, डे 3 रिपोर्ट नहीं भेजी। यहाँ टेक्निकली 3 ओमिशंस हुए हैं लेकिन बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 के अकॉर्डिंगली लॉ इन सबको एक ही सिंगल ओमिशन मान सकता है क्योंकि ड्यूटी एक ही थी और कंटिन्यूसली नेग्लेक्ट की गई है।
यहाँ 25 प्रिजनर से हम लर्न करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 इज इक्वल टू ओमिशन। इन शॉर्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 में ओमिशन का स्कोप क्लियरली डिफाइन किया गया है ताकि कंटिन्यूअस नेग्लेक्ट को लाइटली ना लिया जा सके। आईपीसी में भी ये कंसेप्ट सेक्शन 40 के एक्सप्लेनेशन के थ्रू एग्जिस्ट करता था, जहां ओमिशन को एक्ट्स के इक्विवेलेंट माना गया था। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 26। सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में पर्सन का मतलब डिफाइन किया गया है। इसके मुताबिक पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग नहीं है, बल्कि कोई भी कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्संस भी इंक्लूड है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। ये डेफिनेशन लीगल क्लैरिटी देती है कि लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस इंडिविजुअल्स के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स पर भी लागू हो सकते हैं, जिससे लॉ के स्कोप ब्रॉड और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 पर्सन includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not. Subsection 26 में बताया गया है person is equal to any individual, company, association or body of person, incorporated or not. इसका core element है legal recognition of entities besides humans. ये प्रोविजन एंश्योर करता है कि लीगल ऑब्लिगेशंस और ऑफेंसेस सिर्फ ह्यूमन तक लिमिटेड ना हो। ये इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट लाइबिलिटी, ग्रुप लाइबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 26 एम्प्लॉयज मिलके एक इलीगल एक्ट करते हैं। यहाँ कंपनी इज इक्वल टू पर्सन के अंडर आएगी और 26 एम्प्लॉयज कलेक्टिवली भी कवर होंगे। 26 एम्प्लॉयज से हम लर्न करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 पर्सन। इन शॉर्ट बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में पर्सन का स्कोप क्लियरली डिफाइन किया गया है। इंडिविजुअल प्लस कंपनीज, एसोसिएशंस, बॉडीज ऑफ पर्संस। आईपीसी में भी सेक्शन 11 में सिमिलर डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, जहां लीगल रिकॉग्निशन ऑफ नॉन ह्यूमन एंटिटीज प्रोवाइड किए गए हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 पब्लिक। सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 में पब्लिक का मतलब डिफाइन किया गया है। इसके मुताबिक पब्लिक का मतलब सिर्फ जनरल पॉपुलेशन नहीं, बल्कि किसी भी केस ऑफ द पब्लिक या कम्युनिटी भी हो सकती है। ये डेफिनेशन लीगल क्लैरिटी देती है कि लॉज जो पब्लिक को टारगेट करते हैं वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी पर भी अप्लाई हो सकते हैं, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल या रैंडम पर्सन्स पर। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 बात करता है पब्लिक की। पब्लिक इज इक्वल टू एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। इसका कोर एलिमेंट है ग्रुप ऑफ पर्सन, नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स। ये प्रोविजन एंश्योर करता है कि ऑफेंसेस या ऑब्लिगेशंस जो पब्लिक को इम्पैक्ट करते हैं वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड हों। ये इंपॉर्टेंट है केसेस में जैसे पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज या कम्युनल ऑफेंसेस। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक फेस्टिवल में 27 लोग एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, कम्युनिटी पब्लिक के अंडर आएगी। 27 पीपल से हम लर्न करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 इज इक्वल टू पब्लिक। इन शॉर्ट बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 में पब्लिक का स्कोप क्लियरली डिफाइन है। इंडिविजुअल्स से ज़्यादा क्लास ऑफ पब्लिक या कम्युनिटी तक एक्सटेंड है। आईपीसी में भी सेक्शन 12 में सिमिलर डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं, जहां पब्लिक के मीनिंग और स्कोप एक्सप्लेन किए गए हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में पब्लिक सर्वेंट का मतलब डिफाइन किया गया है। इसके मुताबिक पब्लिक सर्वेंट वो पर्सन है जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अंडर या लॉ के तहत पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करता है। ये डेफिनेशन सिर्फ ऑफेंसेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जजेस, कोर्ट ऑफिसर्स, पंचायत मेंबर्स, आर्बिट्रेटर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, इलेक्शन ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी इसके अंडर आते हैं। ये इंश्योर करता है कि जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके एक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीगल फ्रेमवर्क के अंडर आएंगे। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 28 Public servant means a person falling under any of the descriptions, namely A. Every commissioned
officer in the army, navy or air force. B. Every judge, including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body or person, any adjudicatory functions. C. Every officer of a court, including a liquidator, receiver or commissioner whose duty is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court to perform any of such duties. D. Every assessor or member of a panchayat assisting a court or public servant. E. Every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court or by any other competent public authority. F. Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement. भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग बहुत वाइड रखा गया है। लॉ के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाला ही नहीं होता, बल्कि हर वो पर्सन जो लॉ के थ्रू पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है उसे पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। इस डेफिनेशन का पर्पस ये है कि जो भी अथॉरिटी, पावर या ट्रस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ करते हैं वो अकाउंटेबिलिटी से बच ना सके। इसके बाद क्लोज 1 में बताया गया है आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के हर कमीशन्ड ऑफिसर को पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। इसका रीजन है क्योंकि वो देश की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन से रिलेटेड पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी कैप्टन, एयर फोर्स विंग कमांडर एक्सेट्रा। इसके बाद क्लोज 2 में बताया गया है हर जज और कोई भी ऐसा पर्सन जो लॉ के थ्रू जुडिशियल या एडजुडिकेटरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है पब्लिक सर्वेंट होता है, चाहे वो अकेला डिसीजन ले या किसी बॉडी के मेंबर्स हों, जैसे कि मजिस्ट्रेट, ट्राइब्यूनल मेंबर, क्वासी जुडिशियल ऑफिसर। क्लोज 3 बात करता है कोर्ट के हर ऑफिसर जैसे लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर या कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाता हो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर या ऑथेंटिकेट करता हो, प्रॉपर्टी हैंडल करता हो, जुडिशियल प्रोसेस एग्जीक्यूट करता हो, ओथ एडमिनिस्टर करता हो, कोर्ट में ऑर्डर मेंटेन करता हो, सब पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। साथ ही कोर्ट के द्वारा स्पेशली ऑथराइज्ड पर्सन भी इसमें इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट कमिश्नर, प्रोसेस सर्वर, कोर्ट क्लर्क। आफ्टर दैट क्लोज डी, जो असेसर या पंचायत मेंबर कोर्ट या किसी पब्लिक सर्वेंट की मदद करता है उसे भी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, जैसे ग्राम पंचायत मेंबर असिस्टिंग इंक्वायरी। आफ्टर दैट क्लोज ई, आर्बिट्रेटर्स एंड रेफरीज। हर आर्बिट्रेटर या कोई भी पर्सन जिसे कोर्ट या कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी ने डिसीजन या रिपोर्ट के लिए रेफर किया हो वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है, जैसे कि कोर्ट अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर। आफ्टर दैट क्लोज एफ। क्लोज एफ बात करता है हर वो पर्सन जो ऑफिस के विर्च्यू से किसी को कन्फाइनमेंट, कस्टडी या जेल में रख सकता है, पब्लिक सर्वेंट होता है, जैसे कि जेल सुप्रिटेंडेंट, पुलिस ऑफिसर विद कस्टडी पावर। आफ्टर दैट क्लोज जी, every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice or to protect the public health, safety और convenience। क्लोज जी बात करता है गवर्नमेंट के हर ऐसे ऑफिसर की जिसका काम ऑफेंसेस को प्रिवेंट करना है, ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन देना है, ऑफेंडर्स को जस्टिस के सामने लाना है या पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस को प्रोटेक्ट करना हो, वो पब्लिक सर्वेंट होता है। सिंपल शब्दों में जो ऑफिसर्स सोसाइटी को सेफ रखने के लिए काम करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट या पब्लिक वेलफेयर से जुड़े होते हैं, उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर। आफ्टर दैट H, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government or to take any survey, assessment or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report
on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. क्लोज H बात करता है उन ऑफिसर्स की जिनका काम गवर्नमेंट के पैसों या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, जैसे प्रॉपर्टी को लेना, रखना, खर्च करना, सर्वे या असेसमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, रेवेन्यू प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना या गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट पर रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन करना। इस क्लोज का पर्पस ये है कि जो लोग पब्लिक मनी डील करते हैं वो लीगल अकाउंटेबिलिटी से बाहर ना हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी ऑफिसर, income tax officer, revenue officer, etc. After that, clause I, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purposes of any village, town, district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। क्लोज आई उन ऑफिसर्स को पब्लिक सर्वेंट बनाता है जो विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रॉपर्टी, टैक्स, रेट या असेसमेंट हैंडल करते हैं। साथ ही जो लोग लोकल पब्लिक के राइट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर या मेंटेन करते हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। यानी जो ऑफिसर्स लोकल गवर्नेंस और रिसोर्सेज के साथ डील करते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। For example, municipal tax officer, panchayat secretary, etc. After that, clause J, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or devise an electoral roll or to conduct an election or part of an election. क्लोज J के अकॉर्डिंगली इलेक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली जुड़े सभी लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं, चाहे वो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना हो, पब्लिश या रिवाइज करना हो या इलेक्शन का कोई पार्ट कंडक्ट करना हो। इसका एम है इलेक्शन जैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहे। फॉर एग्जांपल इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर। आफ्टर दैट क्लोज के एवरी पर्सन फर्स्ट इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। Second, in the service or pay of a local authority as defined in Clause 31 of Section 3 of the General Clauses Act 1897, a corporation established by or under a central or state act or a government company as defined in Clause 45 of Section 2 of the Companies Act 2013. Clause K बहुत वाइड है। इसमें वो हर पर्सन इंक्लूड है जो गवर्नमेंट के सर्विस या पे में हो या पब्लिक ड्यूटी के लिए गवर्नमेंट से फीस या कमीशन लेता हो या लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी में काम करता हो। सिंपल शब्दों में जो भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडी के लिए पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है वो पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल PSU एम्प्लॉयज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ एंड गवर्नमेंट कंपनी ऑफिसर्स। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन ए, person falling under any of the descriptions made in this clause or public servants whether appointed by the government or not. B, every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation, is a public servant. C, election means an election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal or other public authority of whatever character the method of selection to which is by और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। एक्सप्लेनेशन ए ये क्लियर करती है कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में दिए गए किसी भी कैटेगरी में आता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, चाहे उसकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली की हो या नहीं। सिंपल शब्दों में सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट मैटर नहीं करता, इम्पोर्टेंट ये है कि पर्सन पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या नहीं। पब्लिक ड्यूटी है तो पब्लिक सर्वेंट हो। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन बी कहता है कि अगर कोई पर्सन एक्चुअली पब्लिक सर्वेंट के पोस्ट पर काम कर रहा है और उसके अपॉइंटमेंट में कोई लीगल डिफेक्ट या इरेगुलरिटी है तब भी वो पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा।
इसका पर्पस ये है कि कोई भी पर्सन टेक्निकल डिफेक्ट का एक्सक्यूज लेकर अकाउंटेबिलिटी से ना बचे। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर किसी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट लेटर ऑन इलीगल डिक्लेयर हो जाए, लेकिन जब तक वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था, वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन सी में इलेक्शन का मीनिंग क्लियर किया गया है। इलेक्शन का मतलब है मेंबर्स को सेलेक्ट करना। लेजिस्लेटिव बॉडीज, म्यूनिसिपल बॉडीज या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, चाहे सिलेक्शन का मेथड किसी भी लॉ के अंडर प्रेस्क्राइब्ड हो, वो इलेक्शन ही माना जाएगा। लॉ के थ्रू जो भी पब्लिक बॉडी के लिए सिलेक्शन हो वो इलेक्शन है। आफ्टर दैट इलिस्ट्रेशन, ए म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। म्यूनिसिपल कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट्स में पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करता है, पब्लिक फंड्स और पब्लिक सर्विस हैंडल करता है, इसलिए वो क्लियरली पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक म्यूनिसिपल कमिश्नर पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, 28 कंप्लेंट्स हैंडल कर रहा है। यहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट के अंडर आएगा। तो इस सेक्शन को लर्न करने की ट्रिक है 28 कंप्लेंट्स हैंडल करना इज इक्वल टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 इज इक्वल टू पब्लिक सर्वेंट। इन शॉर्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में पब्लिक सर्वेंट का स्कोप क्लियरली डिफाइन किया गया है। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोर्ट, इलेक्शन और पब्लिक ड्यूटी से कनेक्टेड पर्सन्स। इसके अलावा आईपीसी में भी सेक्शन 21 में सिमिलर डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं, जहां भी पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग और कवरेज एक्सप्लेन किए गए हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 रीजन टू बिलीव। सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 में रीजन टू बिलीव का मतलब डिफाइन किया गया है। इसके मुताबिक किसी व्यक्ति के पास रीजन टू बिलीव तब होता है जब उसके पास किसी बात को बिलीव करने के सफिशिएंट कॉज हों और सिर्फ एजम्पशन या गैस पर नहीं। ये प्रोविजन इंश्योर करते हैं कि बिलीफ लीगली जस्टिफाइड और एविडेंस बेस्ड हो, ना कि बस स्पेक्युलेटिव या आर्बिट्रेरी। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 subsection 29 reason to believe. A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. Section 2 subsection 29 बात करता है reason to believe की। reason to believe है sufficient cause या valid reasons होना किसी चीज़ को believe करने के लिए। इसका core element है objective justification plus evidence based belief। सेल्फ डाउट, सस्पिशन या गेस को रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन क्रिमिनल लायबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन में इम्पोर्टेंट है, जहां बिलीफ के बेसिस पर एक्शन लिए जा सकते हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ने 29 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस नोटिस किए और उनके बेसिस पर उसको रीजन टू बिलीव मिला कि फ्रॉड हो रहा है। यहाँ पर 29 सस्पिशियस एक्शंस से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 रीजन टू बिलीव। इन शॉर्ट, बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 में रीजन टू बिलीव का स्कोप क्लियरली डिफाइन किया गया है। बिलीफ तब लीगली वैलिड होगा जब सफिशिएंट कॉज या जस्टिफिकेशन हो। इसके अलावा आईपीसी में ये कंसेप्ट सेक्शन 26 में एग्जिस्ट करता है, जहां भी रीजन टू बिलीव की लीगल मीनिंग और यूज एक्सप्लेन किए गए हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 स्पेशल लॉ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में स्पेशल लॉ का मतलब डिफाइन किया गया है। इसके मुताबिक स्पेशल लॉ वो लॉ है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैटर या इशू के लिए एप्लीकेबल हो और जो जनरल लॉ के अलावा स्पेसिफिक प्रोविजंस प्रोवाइड करता हो। ये डेफिनेशन इंश्योर करती है कि रीजनल, सेक्टर स्पेसिफिक या सब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉज के लीगल फ्रेमवर्क में क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 2 subsection 30 special law means a law applicable to a particular subject। सबसेक्शन 30 में दिया गया है स्पेशल लॉ का मतलब होता है कोई भी लॉ जो एप्लीकेबल होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। इसका कोर एलिमेंट है सब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि जनरल लॉज के साथ कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो और स्पेशल केसेस में स्पेसिफिक लॉ अप्लाई हो। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है ऑफेंसेस और ऑब्लिगेशंस के लिए जो जनरल लॉ के स्कोप में नहीं आते। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 30 एम्प्लॉयज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी के स्पेसिफिक रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं।
ये स्पेशल लॉ के अंडर आते हैं क्योंकि जनरल पेनल लॉ में ये कवर्ड नहीं है। 30 एम्प्लॉयज से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 स्पेशल लॉ। इन शॉर्ट बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में स्पेशल लॉ के स्कोप क्लियरली डिफाइन है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या मैटर के लिए एप्लीकेबल लॉ। इसके अलावा आईपीसी में ये कंसेप्ट सेक्शन 41 में एग्जिस्ट करता है, जहां भी स्पेशल लॉ के मीनिंग और स्कोप एक्सप्लेन किए गए हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब डिफाइन किया गया है। इसके मुताबिक वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो डॉक्यूमेंट है जो किसी लीगल राइट को क्रिएट, एक्सटेंड, ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विश या रिलीज करता है, या जिसमें कोई व्यक्ति अपनी लीगल लायबिलिटी एक्नॉलेज करता है या डिक्लेयर करता है कि उसके पास कोई स्पेसिफिक लीगल राइट नहीं है। ये डेफिनेशन लीगल क्लैरिटी प्रोवाइड करती है कि डॉक्यूमेंट्स जिनके थ्रू लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशंस मूव होते हैं उन्हें लीगली वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सके। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. सबसेक्शन 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब बताया गया है। लॉ के अकॉर्डिंगली वैल्यूएबल सिक्योरिटी सिर्फ पैसा या गोल्ड जैसी चीजें नहीं होती, बल्कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो लीगल राइट्स को क्रिएट, एक्सटेंड, ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विश या रिलीज करता है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट या एक्नॉलेज करता हो कि कोई पर्सन लीगल लायबिलिटी में है या उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है, तो वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाता है। इस डेफिनेशन का पर्पस यह है कि इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स को क्रिमिनल लॉ के थ्रू प्रोटेक्शन दी जा सके। सिंपल शब्दों में वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू पावरफुल डॉक्यूमेंट। ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके लीगल इफेक्ट हों, जो किसी के राइट्स या लाइबिलिटीज को डायरेक्टली अफेक्ट करें, उसे लो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो या सिर्फ क्लेम करता हो कि वो लीगल राइट क्रिएट करता है। दोनों केसेस में वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है। अब बात करते हैं इलिस्ट्रेशन की। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज as the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. इस केस में जब ए बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिखता है, एंडोर्समेंट करता है, तो उसका इफेक्ट होता है कि बिल का राइट किसी भी लॉफुल होल्डर को ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि इस एंडोर्समेंट से लीगल राइट ट्रांसफर होते हैं। इसलिए ये एंडोर्समेंट खुद एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी माना जाता है। सिंपल शब्दों में जिस भी डॉक्यूमेंट से राइट्स ट्रांसफर हो जाएं, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 31 डॉक्यूमेंट्स एक ऑफिस में सर्कुलेट हो जाते हैं जिसमें राइट और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं। हर डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंडर आएगा। यहाँ पर 31 डॉक्यूमेंट से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 is equal to valuable security. In short, BNS सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी का स्कोप क्लियरली डिफाइन है। डॉक्यूमेंट जिससे लीगल राइट्स या लायबिलिटीज क्रिएट, ट्रांसफर या एक्नॉलेज हो। इसके अलावा आईपीसी में कंसेप्ट सेक्शन 30 में एग्जिस्ट करता है, जहां भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मीनिंग और एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 वेसल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 में वेसल का मतलब डिफाइन किया गया है। इसके मुताबिक वेसल वो चीज़ होती है जो पानी के जरिए इंसानों या माल मतलब प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए बनाई गई हो। ये डेफिनेशन सिर्फ शिप्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बोट्स, फेरीज, सबमरीन्स और पानी पर चलने वाले कन्वेंस को इंक्लूड करती है। इसका मेन पर्पस ये है कि वाटर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑफेंसेस को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। सिंपल शब्दों में वेसल मतलब पानी पर चलने वाली सवारी
या करियर, चाहे वो बोट हो, शिप हो, फेरी हो या बार्ज। अगर वो पानी के थ्रू लोगों या सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई है तो लॉ के अंडर उसे वेसल माना जाता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक वेसल नंबर 32 पानी पर चलता है, जो लोग और उनका माल लाके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 के अंडर वेसल माना जाएगा। यहाँ पर हमने वेसल नंबर 32 याद किया है एक उदाहरण के थ्रू, ताकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रहे सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 यानी वेसल। इन शॉर्ट बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 में वेसल का मतलब क्लियरली डिफाइन है, पानी के जरिए इंसान या माल को ले जाने वाली कोई भी चीज। इसके अलावा आईपीसी में सेक्शन 48 में सेम डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 की, वॉलंटरली। सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 और बीएनएस कहता है कि कोई भी आदमी वॉलंटरली कुछ तब करता है जब उसका एक्शन और उसका इंटेंशन दोनों कनेक्टेड हो। मतलब वो इफेक्ट उसने अपने इरादे से या अपने जानकारी के साथ कोज किया हो। अगर किसी को ये पता है कि उसके एक्शन से कोई पर्टिकुलर नुकसान या अफेक्ट होने वाला है, फिर भी वो करता है, तो वो वॉलंटरली कोज माना जाएगा। सिंपल शब्दों में वॉलंटरली मतलब जब कोई काम अपने इरादे से या जानबूझकर कि कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वो जानते हुए करता है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 voluntarily. A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which, at the time of employing those means, he knew or had reason to believe to be likely to cause it. मतलब वॉलंटरी का मतलब है जब कोई काम अपनी नॉलेज और इंटेंशन से किया हो, इवन अगर पर्सन रिजल्ट नहीं चाहता या बाद में सॉरी फील करता है, लेकिन उसको पता था कि इस एक्ट से रिजल्ट आने का स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, तो वो वॉलंटरी हुआ माना जाएगा। इंटेंशन प्लस नॉलेज ऑफ लाइकली रिजल्ट इज इक्वल टू वॉलंटरली। लेट्स रीड द इलस्ट्रेशन ऑल्सो। ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी and thus causes the death of a person. Here, A may not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by his act. Yet, if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily. A ने रात में एक इनहेबिटेड हाउस में आग लगा दी रॉबरी के लिए। A का मकसद मर्डर नहीं था, लेकिन उसके एक्ट से कोई मौत हो गई। ए शायद डेथ नहीं चाहता था, शायद बाद में सॉरी फील करता है, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि एक्ट से डेथ लाइकली है, लॉ के मुताबिक डेथ वॉलंटरी कॉज हुई। रिजल्ट चाहो या ना चाहो, अगर पता हो कि ऐसा रिजल्ट आने के चांसेस हैं और फिर भी एक्ट कर दिया तो वो वॉलंटरीली है। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए ए ने 33 लीटर पेट्रोल एक गोडाउन में डालकर मैस्टिक जला दी, सिर्फ मजाक में। उसे पता था कि गोडाउन में लोग भी हैं, अगर ब्लास्ट होता है तो वो कह नहीं सकता मैंने नहीं चाहा था, बिकॉज ही न्यू इट कुड कॉज हार्म, हैंस ही एक्टेड वॉलंटरली अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 33। यहाँ पर 33 लीटर पेट्रोल से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 वॉलंटरली। इन शॉर्ट बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि कोई एक्ट वॉलंटरीली तब होता है जब वो या तो इंटेंशनल हो या फिर नॉलेज के साथ किया गया हो, चाहे वो एक्ट से हुआ इफेक्ट चाहा गया हो या नहीं। इसके अलावा आईपीसी में भी ये सेम डेफिनेशन सेक्शन 39 में दी गई है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 विल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 कहता है विल का मतलब है कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मौत के बाद अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है। सिंपल शब्दों में विल एक लीगल डिक्लेरेशन होती है ऑफ अ पर्सन्स विश आफ्टर डेथ, जैसे मेरे मरने के बाद मेरा घर मेरे बेटे को मिलेगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 2 subsection 34 will means any testamentary document. टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का मतलब है वो डॉक्यूमेंट
जो टेस्टेटर विल लिखने वाला अपनी डेथ के बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफर के लिए बनाता है। विल तभी वैलिड होती है जब वो फ्री कंसेंट से लिखी गई हो और लीगली एग्जीक्यूट और अटेस्टेड हो। विल सिर्फ डेथ के बाद इफेक्ट में आती है। जब तक टेस्टेटर जिंदा है वो अपनी विल कभी भी बदल सकता है। इस डेफिनेशन में बीएनएस ने सिंपली क्लैरिफाई किया है कि विल सिर्फ एक टेस्टामेंट्री डिक्लेरेशन है। अननेसेसरी लीगल जैरगोन्स हटा दिए गए हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। अपने 34th बर्थडे पे वो एक विल लिखता है जिसमें लिखा है मेरे मरने के बाद मेरी फैक्ट्री मेरी बेटी को मिलेगी। ये एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है, इसलिए बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 के अंडर विल माना जाएगा। यहाँ पर ए ने 34 की एज में विल लिखी तो हम 34 से याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 इज इक्वल टू विल। इन शॉर्ट बीएनएस सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में विल को एक शॉर्ट और क्लियर फॉर्म में डिफाइन किया गया है, सिर्फ इतना कहकर कि वो एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 31 में भी विल डिफाइन किया गया है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 वुमेन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 कहता है कि वुमेन का मतलब है कोई भी फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, यानी चाहे वो छोटी लड़की हो, जवान महिला हो या एल्डरली लेडी, सभी इस डेफिनेशन में आते हैं। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि फीमेल जेंडर को लॉ के अंडर एक डिस्टिंक्ट और प्रोटेक्टेड आइडेंटिटी दी गई है जिसमें उनके राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव है जेंडर बेस्ड क्लैरिटी देना, क्योंकि लॉ में कई ऑफेंस स्पेसिफिकली वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, जैसे कि मोलेस्टेशन, किडनैपिंग, डोमेस्टिक वायलेंस या रेप। बीएनएस ने वुमेन को डिफाइन करते हुए ये क्लियर किया है कि एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब एक फीमेल बेबी भी लीगली वुमेन के दायरे में आएगी जब कंटेक्स्ट जेंडर प्रोटेक्शन का हो। इस डेफिनेशन से लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज़ को ये समझने में आसानी होती है कि किस कंटेक्स्ट में वुमेन वर्ड यूज़ हुआ है और किस जेंडर के प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई होता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। केस में एक 35 साल की महिला वर्कप्लेस हैरेसमेंट का कंप्लेंट करती है। लॉ उसे वुमेन कैटेगरी में रखता है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड, क्योंकि वो फीमेल ह्यूमन बीइंग है। इसी तरह से अगर एक 15 ईयर ओल्ड लड़की के साथ कोई ऑफेंस होता है तो वो भी वुमेन के डेफिनेशन में लीगली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर हमने 35 साल की वुमेन से याद किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 इज इक्वल टू वुमेन। इन शॉर्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 में वुमेन को डिफाइन किया गया है एज अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और जेंडर स्पेसिफिक डेफिनेशन है। ये क्लैरिटी इसलिए दी गई है ताकि वुमेन के खिलाफ होने वाले ऑफेंसेस में कोई एम्बिग्विटी ना रहे। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड में वुमेन की डेफिनेशन सेक्शन 10 में दी गई है। इसमें मैन और वुमेन दोनों एक साथ डिफाइन किए गए हैं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में वुमेन के लिए एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 रखा गया है ताकि जेंडर आइडेंटिटी और लीगल रिकॉग्निशन को और स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 रॉन्गफुल गेन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 बात करता है कि रॉन्गफुल गेन का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी के फायदे उठाना जो किसी व्यक्ति के पास इल्लीगल तरीके से आए और जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं रहे। सिंपल शब्दों में, जब कोई इंसान गलत तरीके से किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या पैसा को अपने कब्जे में ले लेता है तो वो रॉन्गफुल गेन कहलाता है। यानी गेन प्रॉफिट हुआ है लेकिन लॉ के अगेंस्ट हुआ है, इसलिए वो रॉन्गफुल है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 wrongful gain means gain by unlawful means or property to which the person gaining is not legally entitled। सेक्शन में बताया गया है wrongful gain दो चीजों से मिलकर बनता है, गेन प्लस अनलॉफुलनेस। जब कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को अनलॉफुल मीन्स फ्रॉड, चीटिंग, थेफ्ट या डिसेप्शन से पाता है तो वो रॉन्गफुल गेन होता है। इसमें इंटेंशनल एक्ट जरूरी है, मतलब व्यक्ति जानता है कि वो किसी ऐसी प्रॉपर्टी से फायदा उठा रहा है जो उसकी नहीं है। ये डेफिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंसेस
जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, मिस अप्रोप्रिएशन में ये टर्म डायरेक्टली यूज होती है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति मिस्टर एक्स है जो अपने दोस्त मिस्टर वाई के अकाउंट से गलत तरीके से 36,000 रुपये निकाल लेता है और उसे अपने काम में लगा देता है। यहाँ मिस्टर एक्स ने पैसा अनलॉफुल मीन्स से पाया है और वो उसका लीगली एंटाइटल्ड भी नहीं था, इसलिए ये रॉन्गफुल गेन है। यहाँ पर 36,000 से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 रॉन्गफुल गेन। इन शॉर्ट बीएनएस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 क्लियरली डिफाइन करता है कि रॉन्गफुल गेन वो गेन है जो अनलॉफुल मीन्स से मिलता है और जिसमें व्यक्ति लीगली एंटाइटल्ड नहीं होता। ये डेफिनेशन एक कोर लीगल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करती है। लॉ किसी भी गलत तरीके से पाए गए फायदे को प्रोटेक्ट नहीं करता। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड में भी कंसेप्ट सेक्शन 23 में दिया गया है, जहां रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दोनों एक्सप्लेन किए गए हैं। बीएनएस ने उसी कंसेप्ट को मॉडर्न और कंसाइज ड्राफ्टिंग में रखा है ताकि क्लियर हो जाए कि कोई भी अनलॉफुल प्रॉफिट या पोजेशन क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। After that, we will talk about Section 2, Subsection 37, wrongful loss. Section 2, Subsection 37 बात करता है कि wrongful loss का मतलब है किसी ऐसी प्रॉपर्टी का लॉस जो किसी व्यक्ति को अनलॉफुल मीन्स से हुआ हो, जबकि वो उस प्रॉपर्टी के लिए लीगली एंटाइटल्ड था। यानी सिंपल वर्ड्स में, जब कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी या पैसा गलत तरीके से खो देता है तो वो रॉन्गफुल लॉस होता है। मतलब जो लॉस कानून तोड़कर हुआ हो वो रॉन्गफुल लॉस है। Let's read the section for better understanding. Section 2, subsection 37. Wrongful loss means the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. Section 2, subsection 37 बात करता है wrongful loss की। wrongful loss में दो एलिमेंट्स होते हैं। लॉस होना चाहिए किसी लीगली एंटाइटल्ड पर्सन को और लॉस अनलॉफुल मीन्स से हुआ हो। अगर किसी पर्सन का माल, पैसा या प्रॉपर्टी फ्रॉड, थेफ्ट, डिसेप्शन, चीटिंग या मिस एप्रोप्रिएशन के जरिए चला गया हो तो वो रॉन्गफुल लॉस माना जाएगा। ये सेक्शन बेसिकली रॉन्गफुल गेन का रिवर्स कंसेप्ट है, जहां एक का गलत फायदा दूसरे के गलत नुकसान बन जाता है। लॉ का पर्पस दोनों डेफिनेशंस के जरिए ये बताना है कि ना तो गलत तरीके से फायदा होने देता है, ना गलत तरीके से नुकसान। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सोच लो, मिस्टर वाई के अकाउंट से किसी ने गलत तरीके से 37,000 रुपये निकाल दिए। वाई को उस पैसे पर लीगल राइट था, लेकिन वो पैसा उसे अनलॉफुल मीन्स से छीन लिया गया, तो ये हुआ रॉन्गफुल लॉस। और जिसने पैसा निकाला उसने रॉन्गफुल गेन किया, मतलब अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 36। यहाँ पर 37,000 से हम याद रखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 मतलब 37,000 का लॉस। इन शॉर्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 में रॉन्गफुल लॉस का मीनिंग क्लियरली डिफाइन है। लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड। ये सेक्शन बताता है कि जब किसी के जेन्युइन लीगल राइट्स छीन लिए जाते हैं गलत तरीके से तो वो क्रिमिनल लॉस है। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड में भी ये सेक्शन 23 में दिया गया है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 में बताया गया है कि गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से रखता है या पाता है तो वो रॉन्गफुली गेन करता है, और जब व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी से गलत तरीके से वंचित डिप्राइव्ड किया जाता है तो वो रॉन्गफुली लूज करता है। यानी ये सेक्शन रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का प्रैक्टिकल एक्सटेंशन को डिफाइन करता है। Let's read this section for better understanding. Section 2, subsection 38, gaining wrongfully and losing wrongfully. A person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property. And Section 2, subsection 38 बात करता है गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब सिर्फ गलत तरीके से प्रॉपर्टी पाना नहीं है, बल्कि गलत तरीके से उसे अपने पास रखना, रिटेन करना भी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी और का माल चुरा कर अपने पास रख लेता है और वापस नहीं करता तो वो भी रॉन्गफुल गेन में आता है। यानी एक्विजिशन प्लस रिटेंशन दोनों इंक्लूडेड हैं। अब बात करते हैं लूजिंग रॉन्गफुली की।
जब कोई व्यक्ति को गलत तरीके से उसकी प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया जाता है या उसे उसके हक वापस नहीं दिए जाते तो वो रॉन्गफुल लॉस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को उसके पैसे या प्रॉपर्टी वापस नहीं मिले ड्यू टू फ्रॉड या चीटिंग तो वो उसका लूजिंग रॉन्गफुली होगा। ये सेक्शन इस बात को क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि लॉ में रॉन्गफुल एक्ट सिर्फ लेना नहीं बल्कि गलत तरीके से चीज़ रखना भी जुर्म है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गलत तरीके से 38 लाख रुपए ले लिए और उन्हें अपने पास रोक लिया, ना वापस कर रहा ना लीगल राइट है। मिस्टर ए ने रॉन्गफुली गेन किया क्योंकि पैसा गलत तरीके से लिया और रखा, और मिस्टर बी ने रॉन्गफुल लूज किया क्योंकि उसका पैसा गलत तरीके से रोका गया। यहाँ पर 38 लाख का गेम एक ने रखा दूसरे ने खोया, दोनों रॉन्गफुली बोले जाएंगे। 38 लाख से हम याद करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। इन शॉर्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बेसिक डेफिनेशंस जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 में दिए गए हैं को और क्लियरली एलोबरेट करता है। इसमें बताया गया है कि रॉन्गफुल गेन सिर्फ प्रॉपर्टी पाना नहीं बल्कि उसे इलीगल तरीके से रिटेन करना भी है, और रॉन्गफुल लॉस सिर्फ प्रॉपर्टी खो देना नहीं बल्कि उसके लीगल इंजॉयमेंट से वंचित होना भी है। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड में कंसेप्ट सेक्शन 23 के साथ ही इम्प्लिसिट फॉर्म में इंक्लूडेड था, लेकिन एक्सप्लिसिटली रिटेन और कीप आउट जैसे टर्म्स का क्लियर मेंशन नहीं था। आफ्टर दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 39 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता। सेक्शन 2 सबसेक्शन 39 कहता है कि अगर कोई वर्ड या एक्सप्रेशन भारतीय न्याय संहिता में मेंशन है लेकिन उसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई तो उसका मीनिंग दो जगह से लिया जाएगा। पहला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अगर वो वर्ड डिजिटल या साइबर कंटेक्स्ट में यूज हुआ हो, और दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अगर वो वर्ड प्रोसीजरल या क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड हो। यानी जब लॉ BNS में कोई वर्ड डिफाइन नहीं है तो हम उसका मतलब उन लॉज से समझेंगे जहां वो पहले से डिफाइंड है। Let's read the section for better understanding. Section 2, subsection 39, words and expressions used but not defined in this Sanhita, but defined in the Information Technology Act 2000. And the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 shall have the meanings respectively assigned to them in that act and Sanhita. Section 2, subsection 39 एक ब्रिज कनेक्शन क्रिएट करता है तीन मेजर न्यू क्रिमिनल लॉज के बीच में। पहला, भारतीय न्याय संहिता 2023 सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस क्राइम्स एंड पनिशमेंट। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 प्रोसीजरल लॉ डिफाइंस प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, ट्रायल एक्सेट्रा। तीसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिजिटल एंड साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस एंड टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई टर्म जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, साइबर क्राइम या पब्लिक सर्वेंट BNS में क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो हम उसका मीनिंग IT एक्ट या BNS से ले लेंगे। इस प्रोविजन के मेन मकसद है कि लीगल कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ताकि एक ही शब्द अलग अलग कानून में अलग मतलब ना दे। मान लीजिए एक केस में लिखा है कि A ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मीनिंग BNS में डिफाइन नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 39 के अकॉर्डिंगली उसी डेफिनेशन को अप्लाई किया जाएगा। अब बात करते हैं BNS सेक्शन 3 की, जनरल एक्सप्लेनेशंस। सेक्शन 3 बात करता है कि BNS में हर ऑफेंस, पैनल प्रोविजंस और इलिस्ट्रेशंस हमेशा जनरल एक्सेप्शन के अंडर समझी जाती हैं, चाहे हर सेक्शन में एक्सप्लिसिटली ना लिखी हो। मतलब बच्चा अंडर 7 क्राइम नहीं करेगा या लॉ के अंडर ड्यूटी बाउंड पर्सन जैसे पुलिस ऑफिसर अपना काम करें तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यहाँ हर वर्ड और एक्सप्रेशन पूरे संहिता में सेम मीनिंग में यूज होते हैं। और इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी किसी के स्पाउस, क्लर्क या सर्वेंट के पास है तो वो उसकी पोजेशन ही मानी जाएगी।
क्रिमिनल एक्ट्स में इलीगल ओमिशन भी एक्ट के इक्वल कंसिडर होते हैं और कॉमन इंटेंशन में काम करने वाले सब लोग उस एक्ट के लिए इंडिविजुअली लायबल होते हैं, चाहे एक्ट अलग अलग हो या जॉइंट हो। अगर किसी इफेक्ट को एक्ट और ओमिशन दोनों से कॉज किया जाए, या एक एक्ट सेवरल एक्ट्स में स्प्लिट हो, या मल्टीपल लोग एक्ट में कोऑपरेट करें, तो लॉ की नज़र में सब गिल्टी हैं जैसे एक्ट उन्होंने खुद किया हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कोप एक्शन, इंटेंशन और नॉलेज के बेसिस पर होता है। मतलब बीएनएस के अंडर लॉ के रूल्स क्लियर हैं। इंटेंशन, नॉलेज, कोऑपरेशन और ड्यूटी का ध्यान रखते हुए ही हर ऑफेंस को समझा और पनिश किया जाता है, चाहे सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 3 BNS General Explanations. Subsection 1. Throughout this Sanhita, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. Though those exceptions are not repeated in such definition, penal provisions or illustrations. मतलब बीएनएस में हर ऑफेंस की डेफिनीशन, हर पेनल प्रोविजन, हर इलिस्ट्रेशन को समझने के लिए एक बेसिक रूल दिया गया है। ये सब जनरल एक्सेप्शंस के रूल्स के अंडर समझे जाएंगे, चाहे उन्हें हर सेक्शन में एक्सप्लिसिटली रिपीट ना किया गया हो। यानी डेफिनीशन या पनिशमेंट के समझ में हमेशा जनरल एक्सेप्शंस के ध्यान रखे जाएंगे। इसका पर्पस ये है कि लॉ में यूनिफॉर्मिटी और फेयरनेस बनी रहे और कोई भी पर्सन अपने प्रोटेक्शन के लिए लूप होल का मिसयूज ना करे। आफ्टर दैट लेट्स सी द इलिस्ट्रेशंस। नंबर 1, the section in this Sanhita which contains definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offences, but the definition are to be understood subject to the general exceptions, which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age. Illustration बात करता है एज एक्सेप्शंस के बारे में। भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंसेस के डेफिनेशन में ये डायरेक्टली लिखा होता है कि चाइल्ड अंडर 7 years कैन नॉट कमिट ऑफेंस, लेकिन जनरल एक्सेप्शंस के अंडर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर 7 साल से छोटा बच्चा कोई एक्ट करे जो नॉर्मली क्राइम है, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। डेफिनेशन में नहीं लिखा, फिक्र मत करो, जनरल एक्सेप्शन के रूल्स सब पर अप्लाई होते हैं। आफ्टर दैट इलिस्ट्रेशन नंबर 2, a police officer without warrant apprehends Z who has committed murder. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exceptions, which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. इलिस्ट्रेशन B बात करती है, A एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के एप्रीहेंड करता है जेड को, जो मर्डर कर चुका है। नॉर्मली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्राइम है, लेकिन पुलिस ऑफिसर लॉ के अंडर ड्यूटी बाउंड था, इसलिए जनरल एक्सेप्शंस के अंडर गिल्टी नहीं होगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता is used in every part of the Sanhita in conformity with the explanation. Section 3, subsection 2 बात करता है यूनिफॉर्म यूज ऑफ डिफाइंड एक्सप्रेशंस की। बीएनएस के हिसाब से जो भी एक्सप्रेशन या टर्म किसी पार्ट में डिफाइन किए गए हैं, उसे हर पार्ट में वही मतलब में समझा जाएगा। सिंपल शब्दों में, एक बार डेफिनेशन सेट हो गई तो उसे हर जगह सेम तरीके से यूज किया जाएगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी या पब्लिक सर्वेंट का मतलब सेक्शन 2 में डिफाइन है, तो चैप्टर 5 या चैप्टर 10 में भी मतलब अप्लाई होगा, चाहे वहाँ एक्सप्लिसिटली रिपीट ना किया गया हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन्स स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट person's possession within the meaning of this संहिता। सबसेक्शन 3 बात करता है लॉ के मुताबिक
अगर प्रॉपर्टी किसी के स्पाउस, क्लर्क या सर्वेंट के पास है लेकिन उसके लिए रखी गई है, तो वो उस पर्सन के पोजेशन में मानी जाएगी। आफ्टर दैट, explanation of the subsection 3. A person employed temporarily or on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this subsection. Explanation कहता है अगर कोई टेम्परेरी या किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए क्लर्क या सर्वेंट के रूप में एम्प्लॉय किया गया है तो भी वो क्लर्क और सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है, यानी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। ए अपने घर में एक टेम्परेरी हेल्पर रखता है जो डॉक्यूमेंट्स मैनेज करता है। वो हेल्पर भी सर्वेंट माना जाएगा। अगर हेल्पर किसी के लिए कैश कलेक्ट कर रहा है, कैश का पोजेशन ओनर के पास ही माना जाएगा। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 4, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर contrary intention appears from the context, word which refer to acts done extend also to illegal omission. सबसेक्शन 4 कहता है BNS के मुताबिक अगर कोई एक्ट इलीगल है तो लॉ के अंडर इलीगल ओमिशन भी कवर होंगे जब तक कंटेक्स्ट में कुछ उल्टा ना लिखा हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जेल ऑफिसर इंटेंशनली प्रिजनर्स को खाना नहीं देता तो ये ओमिशन है जो कि एक क्राइम है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 5, when a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बात करता है अगर कई लोग एक ही इंटेंशन के साथ एक्ट करते हैं तो सब इंडिविजुअली लाइबल होंगे, जैसे एक्ट उन्होंने अकेले ही किया हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। ABC एक साथ रोबरी प्लान करते हैं और लूट करते हैं, सब लायबल होंगे, चाहे काम कौन से के लिए किसने इंडिविजुअली, सबका कॉमन इंटेंशन सेम था। चाहे किसी ने कोई भी काम किया हो, सबका कॉमन इंटेंशन सेम था। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 6, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 बात करता है क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन की। अगर एक्ट तभी क्रिमिनल है जब नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया गया हो, तो जो भी पर्सन एक्ट में क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन के साथ शामिल होते हैं वो अपने आप को लायबल समझेंगे, जैसे उसने पूरा एक्ट इंडिविजुअली किया हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। ए और बी जॉइंटली फ्रॉड करते हैं, दोनों जानते हैं कि ये इलीगल है, तो इस केस में दोनों लायबल होंगे। आफ्टर दैट, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7, whenever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense. It is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission in the same offense. सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 कहता है अगर ऑफेंस एक्ट या ओमिशन से होता है तो अगर इफेक्ट पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन से होता है तो भी सेम ऑफेंस है। इसको एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड्स फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। ए हैज़ कमिटेड मर्डर। ए इंटेंशनली जेड की डेथ कॉज करता है पार्टली बाय बीटिंग जेड, पार्टली बाय इलीगली फूड ना देके, रिजल्ट मर्डर। Here, act plus omission is equal to combined offense. After that, subsection 8, when an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. सबसेक्शन 8 बात करता है अगर ऑफेंस कई एक्ट से कंप्लीट होता है और कोई पर्सन कोई भी एक्ट इंटेंशनली करता है, चाहे वो एक्ट अकेले किया हो या फिर किसी के साथ मिलकर किया हो।
Now let's understand illustration of subsection 8. Illustration A. A and B agrees to murder Z by severally and at different times, giving him small doses of poison. A and B administer that poison according to the agreement with the intent to murder Z. Z dies from the effects the several doses of poison so administered to him. Here, A and B intentionally cooperates in the commission of the murder, and as each of them does an act by which the death is caused. They are both guilty of the offense through their acts are separate. ए और बी ने प्लान किया कि जेड को मारेंगे और अलग अलग टाइम पर उसको छोटी डोसेस ऑफ पॉइजन देते रहेंगे। जेड की डेथ इन कंबाइंड डोजेस की वजह से होती है। दोनों ने इंटेंशनली कोऑपरेट किया है और हर एक ने एक्ट किए हैं डेथ कोज करने के लिए, इसलिए दोनों गिल्टी हैं चाहे उनके एक्ट्स अलग अलग हुए हों। इन सिंपल वर्ड्स, अलग अलग एक्ट एंड सेम प्लान, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर। After that, illustration B. A and B are joint jailers and as such have the charge of Z, a prisoner alternatively for 6 hours at a time. A and B intending to cause Z's death knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food supplied to them for that purpose. Z dies of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Z. इलस्ट्रेशन बी कहता है ए और बी दोनों जेलर हैं और ऑल्टरनेट 6-6 घंटे जेड के चार्ज में होते हैं। दोनों जानते हुए मिलके जेड को फूड नहीं देते जिससे जेड की डेथ हो जाती है। यहाँ ओमिशन भी एक्ट के बराबर माना जाएगा और दोनों जॉइंटली गिल्टी हैं। ओमिशन प्लस जॉइंट प्लान दोनों की लायबिलिटी है फॉर मर्डर। आफ्टर दैट, illustration C. A jailer has the charge of Z. A prisoner, A, intending to cause Z's death, illegally omits to supply Z with food, in consequences of which Z is much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed from his office and B succeeded him. B, without collusion or cooperation with A, illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause Z's death. Z dies of hunger. B is guilty of murder, but as A did not cooperate with B, A is guilty only of an attempt to commit murder. Illustration C बात करता है A एक जेलर Z को फूड नहीं देता और Z वीक हो जाता है लेकिन मरता नहीं है। फिर B सक्सीडेड करता है और इंडिपेंडेंटली जेड को फूड नहीं देता जिससे जेड मर जाता है। यहाँ बी गिल्टी होगा मर्डर के लिए क्योंकि डेथ बी के एक्शन से हुई है और ए गिल्टी होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए क्योंकि उसने डेथ कोज नहीं की और बी के साथ कोऑपरेट भी नहीं किया। सिंपल शब्दों में सक्सेसिव नॉन कोऑपरेटिव ओमिशन इज इक्वल टू पहला अटेम्प्ट दूसरा मर्डर। आफ्टर दैट, सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act. They may be guilty of different offences by means of that act. Section 2 subsection 9 बात करता है several persons different offences के बारे में। अगर कई लोग एक क्रिमिनल एक्ट में शामिल होते हैं तो सबको सेम ऑफेंस नहीं मिलेगा। हर पर्सन की इंटेंशन, नॉलेज और सर्कमस्टांसेस अलग होने पर अलग अलग ऑफेंसेस लग सकते हैं। Let's understand the illustration also. A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder. B, having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to provocation, assist A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. इलिस्ट्रेशन में बताया गया है A Z को अटैक करता है लेकिन ग्रेव प्रोवोकेशन में है। इस सिचुएशन में A का एक्ट कल्पेबल होमिसाइड है क्योंकि प्रोवोकेशन के कारण मर्डर नहीं माना जाता। B जो A के साथ है लेकिन उसका इंटेंशन क्लियर है कि Z को मारना है
और बी को प्रोवोकेशन के इफेक्ट्स नहीं हैं, एक्टिवली असिस्ट करता है। रिजल्ट, ए इज गिल्टी फॉर कल्पेबल होमिसाइड एंड बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर। यानी एक ही एक्ट में शामिल होने के बावजूद ऑफेंस हर पर्सन की इंटेंशन एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिसाइड होता है। इन शॉर्ट सेक्शन 3 हमें बताता है कि भारतीय न्याय संहिता में दिए गए ऑफेंसेस, डेफिनेशन और रजिस्ट्रेशन हमेशा जनरल एक्सेप्शन के रूल्स के अंडर समझे जाएंगे, चाहे वो हर सेक्शन में एक्सप्लिसिटली ना लिखे हों। यानी अगर कोई एक्सेप्शन है, जैसे बच्चों के केसेस में एक्सेप्शंस, लीगल ड्यूटीज़ के केसेस में एक्शंस, इंसेनिटी या प्रोवोकेशन के एक्सेप्शंस, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे। इस सेक्शन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट जनरल प्रिंसिपल्स भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। सभी वर्ड्स का कंसिस्टेंट मीनिंग पूरे संहिता में यूज होगा। पोजेशन के रूल्स स्पाउस, क्लर्क या सर्वेंट पर भी लागू होंगे। एक्ट के साथ ओमिशन भी ऑफेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, और अगर कई लोग मिलके एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो जॉइंट इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज के हिसाब से सब लायबल होंगे। ये सेक्शन हमें ये भी समझाता है कि सेम क्रिमिनल एक्ट में अलग अलग लोग अलग अलग इंटेंशन और पार्टिसिपेशन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इस हिसाब से उनकी लायबिलिटी अलग अलग ऑफेंसेस के लिए डिफाइन होती है। इलिस्ट्रेशन के एग्जांपल्स जैसे पॉइजन देना, जेल में खाना ना देना और प्रोवोकेशन केसेस ये क्लियरली दिखाते हैं कि इंटेंशन, एक्ट, ओमिशन और कोऑपरेशन कैसे लायबिलिटी डिसाइड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो टॉपिक आपको समझना मुश्किल लगता है उसका नाम कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड लीगल एक्सप्लेनेशन। जय हिंद।